हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहली यूनिट चल रही है जिसमें हमने देख लिया था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद हमने एरर के बारे में देखा कि अगर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रही है तो एरर कौन कौन सी काज हो सकती हैं, उस एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज का आपका अगला वीडियो है जो आपका अगला टॉपिक जैसे आपके सिलेबस में दिया है फार्माकोपिया के बारे में। इरर्स के बाद जैसे इरर्स क्या होती हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। तो फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया दो शब्दों से मिलकर बनी है, फार्माकोन एंड पोइया। जो आपका फार्माकोपिया शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माकोपिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। ये जो होती है आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो अथराइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। अन्य कोई भी पब्लिशर इसको पब्लिश नहीं कर सकता है, जिसमें ड्रग की पूरी जानकारी रहती है कि ड्रग्स को कैसे बनाया जाएगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, वो किस डिजीज में दी जाएगी। पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है आपकी फार्माकोपिया, जो कि उस कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। तो फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स इंक्लूडिंग दियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दियर स्टोरेज कंडीशन, दियर यूज, हार्मफुल इफेक्ट्स ईटीसी। उससे ड्रग्स से रिलेटेड पूरी जानकारी जिस बुक में लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन एंड पोइया मीन्स टू मेक। हर देश की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, तो वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट में फार्माकोपिया चलती है उसको यूएसपी बोलते हैं। जैसे जो ब्रिटिश में चलती है ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई। जो आपका इंडिया में चलती है उसको इंडियन फार्माकोपिया या फिर आईपी बोलते हैं शॉर्ट में, इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स, दियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दियर प्रिपरेशंस, दियर स्टोरेज, दियर यूज ईटीसी। ड्रग्स से रिलेटेड पूरी जानकारी जिस बुक में रहती है उसको बोलते हैं हम फार्माकोपिया। इसके अलग अलग एडिशंस आए थे, जैसे टोटल अभी तक 7 एडिशन आपने देखा है। पहला एडिशन जो था ये आपका 1955 में आया था, दूसरा एडिशन जो है 1966 में आया है, तीसरा एडिशन जो है 1985 में आया था, और आपका चौथा एडिशन जो है 1996 में आया था, पांचवा एडिशन जो है आपका 2007 में आया है, छठा एडिशन जो है आपका 2010 में आया था, और आपका 7th एडिशन जो है 2014 में आया था। तो इसके टोटल 7 एडिशंस आ चुके हैं जो अलग अलग वॉल्यूम में हैं, जो ड्रग्स की पूरी लिस्ट कंटेन किए रहते हैं, जिसमें ड्रग को बनाने का मेथड दिया रहता है, उसका यूज दिया रहता है, उसका प्रोसीजर दिया रहता है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिया रहता है। ये सब सारी चीज़ें जिस बुक में लिखी रहती हैं उसी को हम बोलते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपका अगला जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसमें आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि फार्माकोपिया होती क्या है। तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, जो जिसमें ड्रग की पूरी लिस्ट कंटेन किए रहती है कि ड्रग्स को, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे बनाया जाएगा, उसका यूज कहाँ पे होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें उसमें दी रहती हैं। फार्माकोपिया कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका दिया है इम्प्योरिटी और लिमिट टेस्ट का। तो इम्प्योरिटी क्या होती है? इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी अशुद्धता। अगर आप कोई भी दवा बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, उस ओरिजिनल ड्रग के अलावा कोई भी बाहरी पदार्थ उसमें आके मिल जाता है और आपके ड्रग के नेचर को चेंज कर देता है, जिसलिए आप बना रहे हैं वो नेचर उसका चेंज हो जाता है, तो इम्प्योरिटी कहलाती है। डेफिनेशन आपका है कि इम्प्योरिटी इज एनी फॉरेन मटेरियल व्हिच आर को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग एंड अल्टर द नेचर ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, कोई भी आपका ओरिजिनल ड्रग है, ओरिजिनल मेडिसिन है, उसमें कोई भी आपका अगर बाहरी पदार्थ आके मिल जाता है और उसके नेचर को चेंज कर देता है तो वो इम्प्योरिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें बाहरी चीज़ आके मिल जाए, अनडिजायरेबल सब्सटेंस आके मिल जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो हार्मफुल इफेक्ट काज कर दे, वो आपका क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी कहलाती है। कोई भी ओरिजिनल कंपाउंड में बाहरी पदार्थ का आके मिलना ही
इम्प्योरिटी कहलाती है। इम्प्योरिटी इज एनी टाइप ऑफ फॉरेन मटेरियल व्हिच आर कोएग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग एंड अल्टर द नेचर ऑफ प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड क्या होता है या शुद्ध पदार्थ क्या होता है? द कंपाउंड which does not have any foreign material, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कोई भी अनडिजायरेबल चीज या बाहरी अशुद्धि ना प्रेजेंट हो, वो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इम्प्योर कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड which have the foreign material, ऐसे कंपाउंड जिसमें आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो आपके इम्प्योर कंपाउंड होते हैं। और जो सब्सटेंस आके उसमें ऐड होता है, बाहरी चीज जो आके मिलती है, उसी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आप इंडस्ट्रीज में देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, बल्क में प्रोडक्ट बनता है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी के ज़्यादा चांस होते हैं। हो सकता है कोई भी चीज़ बनाई जा रही हो, अब इंडस्ट्री में एक चीज़ तो बनती नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो हो सकता है एक दूसरे में मिल जाए, जिस वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, पब्लिक हेल्थ जो है वो रिस्क में आए। इसलिए उस इम्प्योरिटी को पढ़ना, उसको जानना, उसको कंट्रोल करना, उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे पढ़ते हैं इम्प्योरिटी के बारे में। तो इम्प्योरिटी जो होती हैं, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं। एक तो होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटी को अगर देखें तो इसका दो क्लास में डिवाइड किया गया है। इम्प्योरिटी, ऐसा कोई भी पदार्थ जो बाहरी पदार्थ आपके ओरिजिनल ड्रग में आके मिल जाता है, इम्प्योरिटी कहलाती है। इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ऐसी इम्प्योरिटी जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल को या फिर मेडिसिन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, थेरेप्यूटिक रिस्पांस को बढ़ाए, उसके अपीयरेंस को बढ़ा दे, इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ा दे, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी कहलाती है। ऐसी इम्प्योरिटी जो आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, थेरेप्यूटिक रिस्पांस, अपीयरेंस को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, उसकी क्वालिटी को बेटर बना देती है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी कहलाती है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ड्रग बना रहे हैं, उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हैं, तो आपकी ड्रग जो है 6 महीने बाद एक्सपायर होती है। उसकी एक्सपायरी डेट जो है 6 मंथ है, 6 महीने बाद वो एक्सपायर होती है। लेकिन आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा ऐड कर दें, तो हो सकता है उसका एक्सपायरी डेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, 6 महीने से के बजाय वो 7 महीने में एक्सपायर हो, 8 महीने में एक्सपायर हो। या फिर मान लीजिए कोई सिरप बना रहे हैं, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट आप ऐड कर दे रहे हैं, गलती से आपने उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ज़्यादा ऐड कर दिया, तो क्या हुआ कि वो सिरप का जो टेस्ट था वो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ होने लगी, उसमें उसका परचेज जो है ज़्यादा होने लगा। तो ये क्या कर रहा है? ये भी तो गलती ही है, इम्प्योरिटी ही है। आपने ज़्यादा डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट उसमें ऐड कर दिया, तो आपने गलती तो कर दी, लेकिन वो किस इम्प्योरिटी में आएगी? कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। जो किसी भी प्रोडक्ट के टेस्ट को, स्टेबिलिटी को, थेरेप्यूटिक रिस्पांस को बढ़ा देती है, वो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होगी। दूसरे टाइप की जो इम्प्योरिटी होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है खराब कर देना। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो आपके रिजल्ट को या फिर फाइनल जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो मेडिसिन बनाए हैं, उस मेडिसिन के थेरेप्यूटिक रिस्पांस को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, स्टेबिलिटी को उसके डिक्रीज कर दे, सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस कर दे, उसके अपीयरेंस को खराब कर दे, या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी काज कर दे, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो जाके मिल जाए आपके ड्रग में और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दे बॉडी में, वो आपका डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी में आएगा, जो आपके प्रोडक्ट को खराब कर दे, उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को नष्ट कर दे, वो आपका डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होगा। दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं। अब इम्प्योरिटी को हम पहचानेंगे कैसे? कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे होती हैं जिसे आप विजुअली पहचान के बता सकते हैं कि ये इम्प्योरिटीज आपकी हैं। जैसे कि मान लीजिए टैबलेट आपका व्हाइट कलर का बनना चाहिए था, लेकिन येलोविश कलर का टैबलेट बन गया, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें आपकी कोई इम्प्योरिटी है, इसलिए हमारा टैबलेट येलो कलर का हो गया है, इसमें अदर कोई भी सब्सटेंस आके मिल गया है। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं और आपके ड्रग के नेचर को चेंज कर देती हैं। वो उस स्मॉल अमाउंट की इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए हम विजुअली फेल हो जाते हैं, वहां पे उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो उसको पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। लेकिन लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आती कहाँ से हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। जैसे कि पहला सोर्स, इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए कोई भी मेडिसिन बन रही है, कोई भी ड्रग बन रही है, तो उसमें सबसे पहला आपका कच्चा पदार्थ यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल used in manufacturing।
रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दवा बन रही है, उसमें जो कच्चा पदार्थ यूज होता है वो बड़े बड़े लार्ज कंटेनर में होके आता है, बॉटल्स में पैक होके आता है। हो सकता है उसमें डीकम्पोजिशन हो जाए। जैसे एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए आपका एसिड आ रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड आपका कंटेनर में पैक होके आ रहा था, लेकिन हो सकता है कंटेनर में या उसका जो वाल है वो कहीं पे आपका अगर मेटेलिक इम्प्योरिटी है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कापर के कुछ कण वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपके कापर से रिएक्ट कर लेगा, कापर से सीधा रिएक्ट करेगा और ये आपका बना देगा कापर सल्फेट CuSO4। ये आपका कापर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप लेके आ रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो गया, जो कच्चा पदार्थ आप बाहर से मंगा रहे थे वो आपके कापर से रिएक्ट कर लिया उस मेटल से और आपका प्रोडक्ट कापर सल्फेट हो गया, जबकि आप यूज करने वाले थे सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस कापर सल्फेट को अगर आप किसी भी ड्रग में यूज कर देंगे बनाने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें कापर की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो जो भी कच्चा पदार्थ यूज होता है, हो सकता है उसमें बाहरी पदार्थ पहले से आके मिला हो, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। पहला सोर्स ये हो जाता है। दूसरा सोर्स होता है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी वहाँ पे रिएजेंट यूज हो रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी रही हो जो आपके फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर देती हो। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा था, या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड यूज हो रहा था, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी यूज होने वाली थी, और आप जो दो अलग अलग रिएजेंट वहाँ पे यूज हो रहे हैं, दोनों में आप आपस में रिएक्ट कर लें और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, मतलब कि जो भी रिएजेंट यूज हो रहे हैं उनका आपने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया, जिस वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो ये भी एक इम्प्योरिटी का सोर्स होता है कि रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कौन कौन से रिएजेंट को यूज कर रहे हैं। अगला सोर्स हो सकता है कि पर्सनल या प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस का मतलब किस प्रोसेस से आप बना रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस है उसको आप कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस से बना रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे सिरप बनता है, तो कुछ सिरप ऐसे बनते हैं जो हॉट प्रोसेस से बनते हैं, कुछ सिरप ऐसे बनते हैं जो कोल्ड प्रोसेस से बनते हैं। अब कोल्ड प्रोसेस से उन सिरप्स को बनाया जाता है जिसमें आपके जो मेडिकामेंट यूज हो रहे हैं वो आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, कि मतलब उनको अगर हीट थोड़ा सा प्रोवाइड की जाएगी तो आपके वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएंगे, इसलिए उनको कोल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। अब आपको जानकारी नहीं थी, उस प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी, और आपने क्या किया, उसको हॉट प्रोसेस में बना दिया और आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। ठीक, तो ये भी एक कारण बनता है कि किस प्रोसेस से आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। प्रोसेस का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, ये भी आपका इम्प्योरिटी का कारण बनता है। तीसरा आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स का मतलब है कि जैसे कोई भी ड्रग या मेडिसिन बनाई जा रही है, उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए। जैसे एसेप्टिक कंडीशन में बनाना था आपका, कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट था, मान लेते हैं हम पैरेंटल्स या इंजेक्शन वगैरह बनाए जा रहे थे, तो उसको एक एसेप्टिक कंडीशन में माइक्रोबियल फ्री एरिया में बनाया जाना था। लेकिन वहाँ पे क्या है कि माइक्रोब्स की एंट्री हो जाए, बैक्टीरिया की एंट्री हो जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल की एंट्री हो जाए जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाए और प्रोडक्ट के नेचर को चेंज कर दे, खराब कर दे, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करवा दे, तो वो प्रोडक्ट आपका इम्प्योर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स में आएगा। कुछ होता है जैसे कि पर्सनल इरर्स। पर्सनल इरर्स का मतलब जो भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, वो वर्कर को प्रॉपर जानकारी नहीं, उसके पास स्किल नहीं है बनाने की, वो आपका प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन नहीं है, ऑपरेटर जो है वो ट्रेंड नहीं है, फ्रेशर कोई वहाँ पे काम कर रहा है और आपके प्रोडक्ट को खराब कर दे, जिसमें आपकी ग्रॉस, जिसे इसे आप बोल सकते हैं जो ग्रॉस इरर होती है, ह्यूमन मिस्टेक्स। जो भी यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है पर्सनली वो रीडिंग ना ले अच्छे से, कैलकुलेशन अच्छे से ना कर पाए, फार्मूला अच्छे से ना सेलेक्ट कर पाए, वेइंग अच्छे से ना कर पाए और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, वो आपका आएगा पर्सनल इरर में। एक इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती हैं जैसे कि इक्विपमेंट डिफेक्ट या इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट। कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज हो रहा है, आपका वेइंग बैलेंस है, आपका बीकर है, या फिर कोई भी लार्ज इक्विपमेंट है, बड़ा ऑपरेटस है जो वहाँ पे यूज होने वाला था, वो ऑपरेटस में कोई डिफेक्ट था, या फिर उस ऑपरेटस में, उस मशीन में कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया गया, उसके बाद आपने उसको क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया, कैलिब्रेट नहीं किया और दूसरा प्रोडक्ट आपने उसमें फीड कर दिया, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अडल्टरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, उसमें दूसरा प्रोडक्ट का कण भी आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं। मान लीजिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो यूज होते हैं, जो भी ड्रग मेडिसिन बनाई जाती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जैसे कि कोटिंग मटेरियल जो यूज हो रहा है, हो सकता है उसकी जो आपने स्लरी बनाई है, जो उसका मतलब आपने स्लरी बनाई है जिससे आप कोटिंग करने वाले हैं, उस टैबलेट के ऊपर लेयर चढ़ाने वाले हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गई हो,
या फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई हो, विस्कस हो गई हो, तो कोटिंग प्रॉपर ना हो, स्पॉट कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, टैबलेट आपके जो बन रहे हैं प्रॉपर कोट ही नहीं हुआ है उस पर, और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, इम्प्योर प्रोडक्ट में कहलाएगा। ठीक। या फिर आपका जो पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है, किस मटेरियल में आपको पैक करना है। कुछ होते हैं जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका जैसे टैबलेट से ले लीजिए, तो कुछ टैबलेट्स हैं आपके कॉटन के स्ट्रिप्स में आती हैं, कुछ होती हैं आपके एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स में आती हैं, तो उसको इसलिए पैक करते हैं क्योंकि आपके इन्वायरमेंट से वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, इसलिए उसको मेटेलिक कंटेनर में कंटेन करते हैं। तो जो पैकेजिंग मटेरियल यूज होने वाला है, चाहे आपका ग्लास हो, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, कॉटन हो या फिर मेटल हो, इनका प्रॉपर सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना नहीं आता है, जिससे आपका प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। तो ये कुछ सोर्स होते हैं आपकी इम्प्योरिटीज के। अब जो स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी आ रही है, जिसे आप आंखों से देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी है, उसको पहचानने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो आपका होता है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? Limit test is the quantitative or semi-quantitative test. Limit test is the quantitative or semi-quantitative test used to identify and control the small amount of impurity present in original drug. कोई भी दवाई बन रही है, दवा बन रही है, मेडिसिन बन रही है, तो उसमें जो स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो इम्प्योरिटी या शुद्धता प्रेजेंट होती है, उसको पहचानने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो लैब में आपका टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल वाले एरिया में जो टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को पहचाना जाता है और उसको रिमूव किया जाता है, वो आपका लिमिट टेस्ट कहलाता है। इसमें अब अलग अलग आयंस होते हैं, अलग अलग आयंस की अलग अलग इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पहला आपका लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जो भी क्लोराइड की इम्प्योरिटी है, मान लो कोई भी ड्रग या मेडिसिन आपने बनाया, उसमें क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट है, तो उस इम्प्योरिटी को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक, पहला आप मान लीजिए क्लोराइड के लिए टेस्ट कर रहे हैं, आपके क्लोराइड के आयंस अगर प्रेजेंट हो तो आप क्या करेंगे? क्लोराइड के आयन, इसके लेक्चर्स को आपको अगर देखना है तो इनऑर्गेनिक वाले लेक्चर में जाइए प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमने डीप में बता रखा है। यहाँ पे केवल हम उसका प्रिंसिपल बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं। तो लिमिट टेस्ट जो होता है वो नेस्लर सिलेंडर में किया जाता है, जिसमें 2 सोल्यूशन बनाए जाते हैं, एक आपका टेस्ट सोल्यूशन, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब टेस्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग सैंपल है, उस जो चीज सैंपल की हमें टेस्टिंग करनी है, उस सैंपल को हम लेते हैं, यहाँ पे सैंपल लेते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, और उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नाइट्रिक एसिड, वाटर में डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, और 2-3 ड्रॉप आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, HNO3। अगर यहाँ पे क्लोराइड के आयंस होंगे, हमारे सैंपल में अगर क्लोराइड के आयंस होंगे, तो ये क्लोराइड के आयंस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे और आपका बना लेंगे AgCl। AgCl बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट PPT, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और आपकी उस नेस्लर सिलेंडर में टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देता है। सोल्यूशन आपका टर्बिड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। अगर क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट होंगे तो ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे और आपका बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और सोल्यूशन आपका व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। अगर क्लोराइड नहीं प्रेजेंट होगा तो आप में कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर क्लोराइड के आयंस होंगे तब आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक, तो इसमें 2 सोल्यूशन बनाएंगे, एक टेस्ट सोल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में कोई भी ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें क्लोराइड के आयन हों, जैसे हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तब आपका ये बनाएगा AgCl और प्लस आपका NaNO3। ठीक, तब ये आपका बना लेगा सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड के आयंस पता है हमको, हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया है एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता हो, या ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमें पता हो कौन सी चीज ऐड किया है हमने, वो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। जिसमें हम थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसमें रिएक्ट करवा देंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे 2 ml, हम 1 ग्राम मान लो हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसमें हम ऐड कर देंगे
10 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद 1 ml आपका नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे और 2 ml आपका सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन जो है सिल्वर क्लोराइड बना लेगा और हमारा सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर देता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है व्हाइट कलर की टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट शो करता है। अब जो टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे उसमें कोई भी सैंपल लेंगे, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्लोराइड के आयंस हैं कि नहीं है। अगर क्लोराइड का आयन होगा तो ये क्लोराइड का आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और आपका सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। अगर क्लोराइड का आयन एब्सेंट होगा तो कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से टेस्ट सोल्यूशन में पता करते हैं, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स में पता करते हैं क्लोराइड के आयंस थे कि नहीं थे। यही आपका होता है इसका प्रिंसिपल। अगर देखा जाए तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन विच chloride ions are react with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid which produces silver chloride as a white PPT and the solution becomes turbid। आपका solution जो होता है turbid हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये रहा आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का थोड़ा सा प्रिंसिपल। अगर सल्फेट की बात किया जाए कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्या होता है, अगर मान लो सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हों तो उसको आप कैसे परफॉर्म करते हैं। सल्फेट मान लो SO4 के आयन से अगर आप प्रेजेंट हैं, तब आप इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। इसका भी सिंपल सा तरीका है, इसमें भी वही 2 सोल्यूशन बनाते हैं, एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। सैंपल लेते हैं, अगर सैंपल में सल्फेट के आयंस होंगे, मतलब SO4 माइनस के अगर आयंस होंगे, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट HCl लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं। अगर सल्फेट के आयंस प्रेजेंट होंगे तो बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट करेगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट और क्लोराइड के आयंस आपके बाहर हो जाएंगे। तो बेरियम सल्फेट जो बनाता है ये भी आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और नीचे बैठ जाएगा नेस्टल सिलेंडर में, ये प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाएगा और सोल्यूशन आपका टर्बिड हो जाएगा। अगर आपके क्लोराइड ये सल्फेट के आयंस प्रेजेंट होंगे तब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड से ये सल्फेट के आयंस रिएक्ट करेंगे और आपका सोल्यूशन बेरियम सल्फेट का बनेगा, जो कि टर्बिडिटी शो करेगा, सोल्यूशन व्हाइट हो जाएगा। जैसे इसमें भी 2 सोल्यूशन बनाएंगे, कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन मान लो हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम BaCl2 के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट रहेगा ये आपका, डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवा देते हैं और सोल्यूशन आपका बना लेता है कॉपर सल्फेट और आपका बना देगा बेरियम सल्फेट और आपका कॉपर क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये व्हाइट कलर की टर्बिडिटी देगा, ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जबकि ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम कोई भी ऐसा सोल्यूशन लेंगे, ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें कॉपर होगा, और कॉपर होगा तो ये कॉपर आपका ये सल्फेट हो, और सल्फेट आपका रिएक्ट करेगा आपके बेरियम के साथ और बना लेगा बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर देगा। और सैंपल में हमें पता नहीं होगा कि इसमें सल्फेट है कि नहीं। अगर सल्फेट प्रेजेंट होगा, सल्फेट होगा तो ये बेरियम से रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, जिससे सोल्यूशन आपका टर्बिड हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं। आयरन का लिमिट टेस्ट करते हैं हम, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं हम, हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट करते हैं हम, लेड का लिमिट टेस्ट करते हैं हम, ऐसे बहुत सारे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए, उसको चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हमारा लिमिट टेस्ट कहलाता है। अगर आपको आगे वाले जो वीडियोज़ हैं जिसमें आपको आर्सेनिक, आयरन और लेड, हैवी मेटल्स, इन सब की इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। जो इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री हमने पढ़ा रखी है उसमें हमने लिमिट टेस्ट को बताया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपका इस तरीके से पहली यूनिट समाप्त होती है। अब अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में, आर्हेनियस थियरी के बारे में, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थियरी के बारे में, लेविस थियरी के बारे में और एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो दूसरी यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।